दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान एक बहुत बड़ा डाउट हर एक एस्पिरेंट का होता है कि क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। हम बहुत सारा कंटेंट कवर कर रहे होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे डाटा को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले दोबारा से उन सारे कंटेंट को कवर करना बहुत इंपॉसिबल होता है। तो यहाँ पर नोट्स हमारे इस पर्पज को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में डाउट है कि भाई मुझे नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और खासकर तब जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ये डाउट का आंसर देने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे एक स्पेशल गेस्ट को, जिन्होंने अभी अभी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये है कमल सर। कमल सर, वेलकम टू दी सेशन। थैंक यू सर। दोस्तों, कमल सर ने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है। इन्होंने सेबी ग्रेड एग्जाम का फेज 2 क्वालिफाई किया है। इन्होंने यूपीएससी एग्जाम्स के मल्टीपल मेंस लिखे हैं। तो ही वाज वर्किंग प्रोफेशनल जब वो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इन एग्जाम्स की तैयारी करने के साथ, जॉब को मैनेज करने के साथ, इन्होंने बहुत शानदार नोट्स बनाए हैं। और मैं आप लोगों के सामने इनसे बहुत सारे डाउट्स पूछने वाला हूं कि भाई इन्होंने कैसे नोट्स बनाए, इनके सोर्सेज को इन्होंने कैसे जो है चूज किया, इन्होंने कौन सी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करी, और कैसे इन्होंने नोट्स को स्ट्रक्चर्ड रखा, अपडेटेड रखा। तो कमल सर, मैं आपसे वन बाय वन सारे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या एक एस्पिरेंट को नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और अगर बनाने चाहिए तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, किस मीडियम में उसको नोट्स बनाने चाहिए? सर, मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि फाइनली क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और टू द पॉइंट आप वहाँ पे रिकॉल भी कर पाओगे। तो इसीलिए नोट्स बनाना चाहिए। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन बनाना चाहिए, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन आजकल थोड़ा कन्वीनियंट हो गया है। आप जैसे मेरे देख सकते हैं, ये वन नोट है, तो वन नोट का आपको एक्सेस, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके ऑफिस में आप इसको ओपन कर सकते हैं, और घर पे हैं तो घर पे भी ओपन कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप इसमें कुछ अपडेट करेंगे तो आपके साथ हमेशा रहेगा। ऑफलाइन में इश्यूज़ ये होता है कि आपने घर पे कुछ लिखा, ऑफिस में कुछ लिखा, आपके पास वो नोट्स अवेलेबल है नहीं है, तो ये चीज़ें फिर दिक्कत करती हैं। मतलब आपके अकॉर्डिंग ऑफलाइन नोट्स को मैनेज करना आसान होता है और अपडेट करना आसान होता है, इसलिए ऑनलाइन नोट्स को, इसलिए आपको ऑनलाइन नोट्स बनाने चाहिए। यस सर, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि आपने मान लो एक टॉपिक लिया, उस पर वन पेजर आपने बना भी लिया, लेकिन फिर आप उसमें अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, तो वो आप इसमें अपडेट कैसे अगर हम करेंगे? उसी में काटा पीटी सी फिर करते वो रहते हैं। काटा पीटी करेंगे तो फिर वो ना आपको Right, याद रहेगा और ना वो क्लीन लगेगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। तो कमल जी ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि भाई अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको ऑनलाइन नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि उनको अक्रॉस दी फॉर्मेट्स आपको यूज करना आसान होता है। आप घर पे तो भी यूज कर सकते हैं, आप ऑफिस में तो भी यूज कर सकते हैं। कमल जी, मैं आपके नोट्स के बारे में भी और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी में फेज 2 भी होता है, फेज 1 भी होता है, और डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स हैं, ईएसआई है, एफएम है, करंट अफेयर है। तो आपका स्ट्रक्चर जो था नोट्स बनाने का, वो अक्रॉस दी कंपोनेंट सेम था, फिर आपने हर एक कंपोनेंट के अलग अलग तरह से नोट्स बनाने की ट्राई करी? सर, एक्चुअली मैंने सिमिलर सा ही स्ट्रक्चर रखा है ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। राइट। और मैंने बनाने के लिए, जैसा आप एक बार देख सकते हैं कि जैसे मैंने आरबीआई ग्रेड बी का एक सेक्शन बनाया, उसमें मैंने अलग अलग उनके टॉपिक्स के सब मेंशन किया कि फाइनेंस के लिए मुझे ये है, जैसे पीआईबी, रिवीजन, एग्जाम्पल, आप इसमें देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्कीम, सर्कुलर्स। तो मैंने सबके लिए एक अलग अलग टैब बनाया, जिससे क्या होगा कि मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन जिस जिस टैब से रेलिवेंट मिलेगी, मैं उसको यहाँ पे अपना पुट इन करता चलूँगा। और आखिर में मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मेट होगा कि फाइनेंस के लिए मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, राइट, मैनेजमेंट के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है, ईएसआई के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो इन्होंने पहले तो एक ब्रॉड हेड रखा हुआ है कि ये किस सब्जेक्ट के या किस पर्टिकुलर चीज के नोट्स हैं। जीएस 3 यूपीएससी की शायद हम बात कर रहे हैं, हाँ सर। जीएस 4 के इंटरव्यू के, फिर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की बात होगी, फिर एग्जाम के अंदर आपको सब सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो शायद ऑनलाइन नोट्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नोट्स यूज करने का मौका मिल रहा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्टिव के भी नोट्स बनाए हैं, आपने रिवीजन के लिए भी, पीआईबी के लिए भी। तो आप एक बार डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करेंगे कि आपने डिस्क्रिप्टिव के नोट्स किस तरीके से जो है प्लान किया और कैसे आपने उनको मैनेज किया? यस सर, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने सिलेबस, जो कि होली ग्रेल है, तो उसमें मैंने सिलेबस लिया और उसमें मैंने ऐसे कुछ शायद आप देख पा रहे होंगे। हाँ, ये सारे आपने तो syllabus ये के topics मैंने रखे हर हैं। एक वो कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए जो जो सिलेबस में लिखा हुआ था। तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने फिर इसको लिंक किया PYQs से, क्योंकि जब तक आप लिंक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आपको PYQs में, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे डेरिवेटिव्स को, क्योंकि डेरिवेटिव्स यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन होगा बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इससे क्या है कि आपको ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या हैं, कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या हैं।
तो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो एक सिलेबस से ही बनते हैं, और अगर आपके पास सिलेबस के हिसाब से अगर आपके पास हर एक कीवर्ड पे नोट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन, वो मैनेजमेंट में होगा, तो ये मैनेजमेंट में जब आएगा तब दिखाएंगे आपको। बिल्कुल वहाँ पे हुआ है मैंने। हाँ, तो ये ऐसे इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है कि जैसे कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो ये जो लिंकिंग है ना, ये लिंकिंग आपको हेल्प करेगी पता करने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। बेसिकली आपने एक प्रिपरेशन का स्कोप डिसाइड कर लिया, आपके पास सिलेबस भी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस थे वो आपने मैप कर लिए यस सर। कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत बढ़िया। फिर आपने आगे कैसे नोट्स बनाए? सर फिर जैसे मैंने एक ये फॉर्मेट जो कि है मैं सबसे बाद में बनाता हूँ, ये एक्चुअली सबसे बाद में बना के सबसे इसको ऊपर रखता हूँ, क्योंकि फाइनल मेरा यही गोल रहता है कि जो जो पॉइंट्स मुझे जितने भी नीचे मिले और जो जनरल इनमें पॉइंट्स निकल के आए, जैसे कि इंफ्रा सब जगह आप लिख सकते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, R&D है। बेसिकली आपने उनके रिगार्डिंग मेजर स्कीम्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। मेजर स्कीम्स लिख ली मैंने, इसमें मैंने फैक्ट्स Major लिख points लिखे दिए, हुए मेजर हैं। पॉइंटर्स लिख दिए, क्योंकि क्या होता है कि ये यूनिवर्सल है, जिसमें आप ना अगर कहीं कोई भी जैसे क्वेश्चन आया हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन, कहीं भी आप इसको डाल सकते हो पॉइंट के तौर पे, जिससे आपको जो 400 वर्ड्स हैं, 600 वर्ड्स हैं, वो उसका आंसर पूरा करने में आपको हेल्प मिलती है। और एक जो अच्छी बात मुझे आपके नोट्स की लग रही है ना, कि ये नोट्स आपने किसी को दिखाने के लिए, सजाने के लिए नहीं बनाई है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि जब हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है नोट्स प्रोसेस हो जाता है। बट यहाँ पर आप देखोगे अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स बना रहे हो तो आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस या फिर बहुत सुंदर सुंदर सेंटेंसेस नहीं लिखने चाहिए या फिर टाइप करने चाहिए। आपको चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए ताकि आप बाद में उनको एक हिंट के थ्रू समझ पाएं। तो यहाँ पे कमल के नोट्स बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत सुंदर या फिर बहुत अच्छे सेंटेंस फॉर्मेशन में तो नहीं है, बट ये जरूर है कि कमल अगर इनको कभी भी देखेंगे तो इनको याद आ जाएगा कि मैंने एक्चुअल में क्या लिखा है। ये सही। आगे जैसे हम चलें इसके अंदर, तो ये जैसे ये मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे थे जो कि आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, कंक्लूजन में डाल सकते हैं, बॉडी के अंदर भी कुछ फैक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। फिर ये कुछ होते हैं चैलेंजेस, जो कि नॉर्मल चैलेंजेस आप देखने को मिलते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी। एक्चुअली होता क्या है ना कि आंसर आपको अब पेपर लिखते टाइम आपको आंसर तो याद आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों मैं लिख दूंगा, लेकिन आपको फैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो आपने सिर्फ साइबर सिक्योरिटी इश्यूज लिख दिया तो उससे आप सिर्फ जनरल आंसर लिख के आ जाएंगे। तो अगर मैंने साइबर सिक्योरिटी लिखा है तो यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट कोट की है, IMF ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि ये कहती है ऐसा ऐसा। तो अगर ये आप उसमें लिखेंगे तो क्रेडिबिलिटी आएगी, और उससे आपके जो एक तो सबसे बड़ी इशू होता है कि आपके वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो वर्ड्स पूरे हो जाएंगे, आपका जो आंसर है वो जेनरिक नहीं लगेगा, तो इससे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, और एक एक मार्क बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है फाइनल सिलेक्शन में। तो दिस इज योर गो टू। इसी तरीके से आपने जैसे कुछ रिपोर्ट्स का मैंने बनाया कि क्योंकि रिपोर्ट्स में अपन पढ़ लेते हैं लेकिन वो याद नहीं आता कि एक्चुअली पढ़ा क्या था। तो हर एक के जैसे 3-4 पॉइंट्स, ये नहीं कि मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं तो सारे ही मुझे याद आएंगे, 3-4 आ जाएंगे तो मैं उसको मैनेज कर लूँगा। बिल्कुल। तो ऐसे FDI पे बनाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बनाया, अपने सारे मेजर टॉपिक। जैसे डिजिटल करेंसी, हाँ सर देखो डिजिटल करेंसी है, जैसे ये चल रहा है अभी, क्रिप्टो करेंसी पे लिखा कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो ये थे फाइनेंस के नोट्स। आगे ये आपके फिर डिस्क्रिप्टिव मैनेजमेंट के नोट्स हैं, सेम तरीके से आपने उसके भी बनाए होंगे। हाँ सर। राइट। ये देखिए सर, इसमें मैंने सबसे ऊपर मैंने लिखा सिलेबस। हाँ जी, आप देख पा रहे होंगे सिलेबस में, जैसे मैं पहले दिखा रहा था चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें देखिए आप एग्जैक्ट वर्ड लिखा मिलेगा। एक मिनट, इसको लीडरशिप के बाद देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल्स, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है, और इसी से ही पूछा गया क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन चैनल या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसलिए क्या होता है कि हर एक वर्ड पे आपको अपने पास नोट्स होने चाहिए, ताकि आपको वहाँ ये ना लगे कि आपके पास कंटेंट ही नहीं है लिखने के लिए। तो इसी को देखते हुए मैंने क्या किया, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बनाया। ये EI का एक थोड़ा सा मैंने, और ये थोड़ा UPSC वाली प्रिपरेशन भी काम आ रही है यहाँ पे। ये देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, बहुत बढ़िया। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, पेरेंट ईगो क्या होती है, एडल्ट ईगो क्या होती है, जोहारी विंडो। तो ये जैसे जोहारी विंडो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि एग्जैक्टली सिलेबस में ये वर्ड मेंशन है। नहीं अगर नॉर्मली अपन पढ़ते हैं तो मैं इसका नोट्स नहीं बनाता, क्योंकि लगता कि ये एग्जैक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन वो पूछ सकते हैं। मतलब बेसिकली आप अपनी बाउंड्री जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे कि जो भी सिलेबस में मुझे वर्ड दिख रहा है, हाँ, तो उसके पास मेरे लिए कम से कम 100-200 या 400 वर्ड होने चाहिए। कीवर्ड्स मेरे पास हो ना, जैसे ये मान लो कीवर्ड है ओपन एरिया, थोड़ा सा मैंने लिखा क्योंकि मुझे भी मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था पहले,
तो मैं पहली बार ही पढ़ रहा था तो मैं उसे लिख लेता हूँ, रिवीजन में काम आएगा। राइट। लेकिन अगर मैंने पढ़ा हुआ है उसके कीवर्ड्स बनाऊंगा और उन कीवर्ड्स को वहाँ पे इलेबोरेट करूंगा। बहुत बढ़िया। और देखो अगेन, अगर आप देखो ध्यान से ना, ओपन एरिया इन्फो नोन बाय बोथ द इंडिविजुअल एंड अदर्स, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा वर्ड लिखने की कोशिश नहीं करी है क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग शायद वो हो जाएगा। हाँ, इंडिविजुअल इन्होंने पूरा अपने हिसाब से लिखा है। और दोस्तों सच में अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आपको बाद में समझ आ रहे हो, सबको भले ही दो ना दो। मुझे पता है कि ये नोट्स काफी बच्चे मांगेंगे, बट ट्रस्ट मी ये बहुत बड़ी मेहनत है कमल की। आपको यहाँ से हिंट लेना चाहिए कि आपको नोट्स अपने खुद बनाने चाहिए, मैं यही कहूंगा सबको। कमल, आगे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया की बात करेंगे जो है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर में PIB के लिए आप बच्चे देख सकते हैं। बहुत मतलब परेशान रहते हैं कि सर पढ़ें या फिर नोट्स बनाएं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, पीआईबी है, लाइव मिंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, तो नोट्स बनाने को टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आपने मतलब कैसे कवर किया पीआईबी को, किस तरीके आपके नोट्स थे, अगर आप बताएंगे थोड़ा सा। सर मैंने क्या किया कि जैसे करंट अफेयर में मेनली अपने पास दो चीज़ें होती हैं, PIB है और एक न्यूज़पेपर सीए Right. जो कि स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए। राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या करना है कि स्पोर्ट्स न्यूज़ पे उनका बनाने लगोगे तो बहुत सारा हो जाएगा, जी, और वाले सेक्शन कोई का फ़ायदा भी। नहीं है उसका, क्योंकि वो तो आपके पास मैगजीन होगी, आप मैगजीन से हाईलाइट कर लीजिए जो जो मेन लगे, फिर उसको आप अपना पढ़ लीजिए। ठीक। लेकिन क्या होता है PIB में बहुत सारा कंटेंट होता है, लेकिन PIB में फिर आप बार बार नहीं पढ़ सकते उस चीज़ को। राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो जो लगे छोटा, जैसे मिशन फॉर आत्मनिर्भरता फॉर पल्सिस, सीधा आपने क्या किया, उसकी वैल्यू लिख ली 11,440 करोड़, ये पता लग गया क्या है, अमाउंट है। अप्रूव्ड ऑन, ये डेट लिख दी कितने साल के लिए, 5 साल, टारगेट लिख लिया, और ये कितना हेक्टेयर कितना टारगेट लिख लिया। तो इसमें सिर्फ बेसिक बेसिक जैसे कि सारथी पोर्टल की बात हुई, गिग फोर्स में क्या प्रो हो गया है, एक्सपोर्ट्स कितना है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा एडिशन था। तो ऐसे मैंने कोशिश की कि मैं सिर्फ दो दो लाइनर में उस चीज़ को ख़त्म करूं, क्योंकि अगर मैं सारा करूंगा तो नहीं हो पाएगा। और जैसा कि मैंने इंटरव्यू में बताया कि मेरे पास टाइम लिमिटेड ही था। बिल्कुल। हाँ, और कंटिन्यूसली मैं प्रिपेयर नहीं भी कर रहा था क्योंकि मैं यूपीएससी पे अपना फुली फोकस्ड था। राइट। तो अभी इसी के लिए फिर मैंने यही सोचा कि 20 दिन है तो अपना, जितने 10-12 दिन है तो इसमें अपना यही किया जाए कि जितने जितने पॉइंटर्स आप याद कर सको उसी पे ही फोकस रखा। तो ये बेसिकली अपडेट है और शायद उनके बारे में फैक्ट्स हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कुछ। हाँ सर, जैसे यूनिटेड क्या है, ये 16 सेशन ये करंट अफेयर हो गया, ठीक और है। यहाँ पे यूनिटेड में 1964 हेडक्वार्टर जेनेवा। राइट, क्योंकि कई बार स्टैटिक जी से भी क्वेश्चन आ हाँ, जाता तो है। ये थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ। राइट। तो ऐसे एक 3 कॉलम बना लिया, एक यहाँ पे मेन वर्ड टॉपिक, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट या स्टैटिक चीजें। राइट। तो ऐसे करके कई बार बनाया। क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पीआईबी ऑलरेडी कवर कर रहे होते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम पीआईबी कवर कर, जैसे हम भी कहते हैं कि हम अपनी मैगजीन में पीआईबी कवर कर रहे हैं। आपने पीआईबी फिर भी अलग से पढ़ा? नहीं सर, मैंने इंस्टीट्यूट्स के मैगजीन से उन्हीं मैंने के आपने उनको, नोट्स बनाए हैं? हाँ, इंस्टीट्यूट्स की जो मैंने मैगजीन्स थी उनसे मैंने ये देखा कि क्या क्या उसमें रेलेवेंट है, फिर वो मैंने उसका क्रक्स निकाला और फिर मैंने अपने नोट्स में लिखा। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है कि देखो, अगर आप करंट अफेयर्स कवर करने को मतलब परेशानी फील कर रहे हो कि यार करंट अफेयर कैसे कवर करें, तो पहले तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड करना पड़ेगा। अगर आपके सोर्सेज लिमिटेड है तभी जाकर आप उनके ऊपर कवरेज कर पाओगे और फिर उनके ऊपर नोट्स बना पाओगे। हम क्या करते हैं कि हमारे पास अपने इंस्टीट्यूट्स के नोट्स होते हैं, उनको रखते हैं, फिर और भी इकट्ठा करते रहते हैं। हाँ। अखबार भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, पीआईबी भी अलग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ट्रस्ट मी, सारा कर नहीं सकते, सारा करने की जरूरत भी नहीं है, और सारा हो भी नहीं पाएगा। तो जो भी आपके पास एक क्रेडिबल अगर सोर्स है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप उनकी मैगजीन पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि कंटेंट सबका 80 से लेकर 120 के हाँ, बीच में सिमिलर रहता होता है है। सर। तो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और उनके नोट्स इस तरीके से बना के आपको जो है चीजें कवर करनी चाहिए। कमल, आपके नोट्स में आगे मुझे रिवीजन, एग्जांपल, लास्ट मिनट पॉइंटर्स, आप इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? यस सर, तो रिवीजन का मैंने क्या किया कि जो जो चीज़ें मुझे लगती गई कि या तो कि जो मुझे याद नहीं रहेगी, प्लस ये कुछ कुछ देखे, जैसे मैंने मॉक्स कुछ दिए थे। ओके। तो मॉक्स में मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक जो कंटेंट है वो मेरे पास होना चाहिए। राइट। तो मैंने क्या किया, वहाँ से स्क्रीनशॉट उसका लिया और वो क्रॉप करके यहाँ पे लगा दिया। बहुत बढ़िया, क्योंकि मतलब आपने क्या, टाइम सेविंग को बहुत ध्यान में रखा है इस चीज में। हाँ सर, टाइम लिमिटेड रहता है तो इसके लिए मैंने ये इसी पे फोकस किया। और बाद में मैं क्या करने वाला था इसको, ये जैसे आप, मैं छोटा करके एक बार मैं पूरा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिए, पूरा ऐसे करके मैंने हर एक टॉपिक पे जो जो मुझे लगा कि जो जो रेलेवेंट है, और आप इसमें देख पा रहे होंगे ये कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स से भी हैं। तो इनसे मैंने फिर अब क्या किया, फाइनली जब एग्जाम आने वाला होता है तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। तो और ये कुल मिला के शायद 10-20 पेज मैक्सिमम बनेंगे। राइट। उसको पढ़ लेता हूँ, तो इससे एक्चुअली मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ मेरे इंटरव्यूज में, जो भी सेशंस में स्ट्रेटजी सेशन में जिसने मुझे बुलाया है, तो सब में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो ये है कंटेंट यहाँ पे, तो उस पर आप अपना फोकस रखो। और एक मिनट।
कोई नहीं, आप कंटिन्यू। हाँ ठीक है, तो मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको इकट्ठा किया, तो क्या होता है कि जैसे आप अलग अलग मॉक्स देते हो, तो डिफरेंट मॉक्स में क्या होता है कि आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपने पढ़ी नहीं है राइट और जो आपके नोट्स में नहीं है। राइट तो वहाँ से सीधा आप ये, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके लगाया है, वैसे आपका एक कवर होता है बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है इससे। ये आपने अगेन एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जैसे हम क्या करते हैं कि हमारा एक मेन सोर्स होता है पढ़ने का, लेकिन हम टेस्ट सीरीज कई बार और जगह की भी यूज करते हैं ताकि हमारी हाँ। प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे उन पूरी पीडीएफ को निकालने के बाद जो भी आपके नोट्स में पॉइंट मिसिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 80% नोट चीजें कवर कर रहा है और 20% चीजें कम है, तो 20% को अलग से कहीं कॉपी कर लो ताकि आपको दोबारा से वो 80% प्लस 20% ना देखना पड़े, सिर्फ 20% देखना पड़े। तो कमल ये अगेन बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा आपका। कमल ये एग्जाम्पल्स और ये लास्ट मिनट पॉइंटर्स। एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो कि यूनिवर्सल पॉइंट्स होते हैं। राइट। तो ये यूनिवर्सल पॉइंट्स जैसे मैंने क्या लिखा, IMF, इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय PPP बाय 2038। तो अब एक्चुअली इस फैक्ट का क्या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इस फैक्ट को आप इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हो, राइट। आप इसको फाइनेंस के उसमें लिख सकते हो, किसी भी ऐसे की स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, ऐसे में स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, ESI में टॉपिक में लिख सकते हो। बिल्कुल। तो इस एक फैक्ट का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हो जाता है। तो इसी ऐसे करके मैंने कोशिश की कि मैं अलग अलग फैक्ट्स ऐसे लिखूं, जैसे WHO के बारे में लिखा, AI का फैक्ट लिखा, इंडिया की क्या क्या पोजीशंस हैं, कुछ मैंने स्कीम्स के बारे में भी लिखा, एक्सपोर्ट का क्या डेटा है, FDI जो अपन, क्योंकि क्या होता है FDI सबको पता होता है कि बिल्कुल। कहाँ क्या है, लेकिन उसके फैक्ट याद नहीं आते। राइट। और वो फैक्ट याद कब आएंगे, जब आपके पास ऐसे छोटे में रहेगा और आप देखेंगे अच्छा FDI में मेरे पास एक याद था कि पिछले 11 सालों में इतने बिलियन रुपीज आ गए। राइट। फैक्ट लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। राइट। कमल कई बार हम नोट्स बना लेते हैं लेकिन नोट्स को गो थ्रू नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी होंगे जिन्होंने कॉपी भर रखी होंगी, अपने एवर नोट या वन नोट को भर रखा होगा। तो आप कितने फ्रिक्वेंटली अपने नोट्स को गो थ्रू करते थे? और आपने जैसे नोट्स बना रखे हैं सारे, तो कैसी आपकी प्लानिंग थी कि मैं इन नोट्स को कितने फ्रिक्वेंटली और किस तरीके से दोबारा से गो थ्रू करूंगा? सर एक्चुअली ये करना तो रेगुलरली चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता था मेरे से भी। तो सब कुछ परफेक्ट नहीं है, जैसे भी आपको दिख रहा होगा ये एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे मैंने गलतियां की, फिर मैंने देखा कि मैं कैसे इसको एनहांस करूं, कैसे इस चीज़ को मैं एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में लेके आऊं। तो ये ओवर द टाइम आपको ये थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बाद जैसा आपने पूछा कि कैसे मैंने इस चीज़ को रिवाइज किया, तो रिवाइज करने के टाइम मैंने इसको सोचा था कि मैं अभी अपना पूरे नोट्स बनाता हूँ, एग्जाम से 4-5 दिन पहले मैं इन सब का प्रिंट देता हूँ। जैसे मैंने ये सब जो भी दिखाया आपको यहाँ पे, ये फाइनेंस है, ये है, ये है, तो इन सब के मैंने अलग अलग प्रिंट लिए, इसको मैंने एक PDF फॉर्मेट में बनाया, प्रिंट लेके फिर मैंने हाइलाइटर से इनको भी हाईलाइट किया। ओके। ये नहीं है कि ये सब कुछ ही मुझे याद करना है, फाइनल नहीं है, आगे और भी फाइनल होगा। हाँ, ये सारा कंटेंट याद नहीं रहेगा, ये भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसमें मुझे क्या करना है भाई, मैंने देखा FDI के मेरे पास 4-5 पॉइंट है, मुझे याद क्या करना है, 2 पॉइंट याद करने मैक्स टू मैक्स, तो इसमें से भी मैं चूज करूंगा कि 2 पॉइंट कौन से। राइट। तो मतलब आपने पहले तो जो आपका सिलेबस था उसको कंडेंस कर दिया, हाँ, और इसके बाद भी आपने इनको लास्ट मिनट में 4-5 दिन पहले एग्जाम से पहले रिवाइज किया ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको पक्का याद रहे। हाँ सर, इसमें एक चीज ये है कि मैंने जब मान लो 5 पॉइंट थे, 5 में से भी मैंने 3 छाटे, लेकिन होता क्या है कि वहां पे आप सब नहीं लिख सकते ना। राइट। जितने भी हैं सारे कैसे लिखोगे? राइट। तो आपको 1-2 ही लिखने हैं। बिल्कुल। वो तो उसके लिए भी आप चूज कर लो, लिखने हैं आपको। हाँ, उसके लिए फिर चूज कर लो। राइट। तो कमल ये जो फैक्ट्स थे ये आपने जो है फेज 1 और फेज 2 के लिए कर लिए, कि आपके पास इंटरव्यू के लिए भी अपनी जो है कोई स्ट्रेटेजी थी? मतलब मैं चाहूंगा नहीं कि आप दिखाओगे कि उसमें शायद पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, बट आपने उसमें भी टैब्स हैं सर। ओके, आपने मतलब सबने अपनी डेफ वगैरह के लिए ये एक्चुअली सब में बनाए हुए हैं, ये थोड़ा सेवी का भी था, मैं कर रहा था, तो इसका इंटरव्यू नहीं देना मुझे अभी। हम इसको नहीं दिखाते हैं अभी, नहीं, क्योंकि शायद डाक हटा देते हैं अपना, जैसे ट्रांसक्रिप्ट क्वेश्चंस हैं। ओके। तो सब आप देख रहे हो कि हम सपना तो सब देखते हैं कि RBI ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हैं या फिर सेबी ग्रेड ऑफिसर बन जाते हैं, बट किस लेवल पे एफर्ट रिक्वायर्ड होते हैं सपने को पूरे करने के लिए? चीजें आसान नहीं है, और आप ऐसे लोगों से compete कर रहे हो, ट्रस्ट मी, ऐसे लोगों से, तो आपको अपना लेवल इंक्रीज करना ही पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब सिलेबस कवर करना एक बात है, लेकिन उस सिलेबस को कंट्रोल करना, उसके ऊपर अपनी कमांड डिस्टेब्लिश करना, एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो कमल मतलब बहुत मेहनत, मतलब इनकी दिख रही है यहाँ पर मेहनत की भाई, व्हाई ही डिजर्व दिस पोस्ट। कमल प्लीज। सर जैसे ट्रांसक्रिप्ट्स में वैसे इंस्टीट्यूट्स डालते हैं सारे, तो उसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो वैसे वैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए जो मेरे डेप से रिलेटेड थे, जिन पे मुझे लगा कि अभी कुछ न्यूज़ में है या कुछ टॉपिक्स ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इन सबका सेम फॉर्मेट ऐसे ही, या मैंने क्वेश्चन लिखा,
यहाँ मैंने उसका आंसर देने की कोशिश की कि मैं इसका आंसर क्या दूंगा अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आरबीआई फुली डिपेंडेंट है कि नहीं है। ये देखो विकसित भारत, जो मेरे से इंटरव्यू में पूछा था कि विकसित भारत आप कर पाओगे कि नहीं, ओके तो ये मेरे पहले पेज पे विकसित भारत के बारे में लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। देखो टारगेट्स, राइट, ये सोशल टारगेट है, ये इंस्टीट्यूशनल टारगेट है, ये जीएनआई पर कैपिटा। अब क्या क्या फैक्टर्स दैट मस्ट एड्रेस टू बिकम डेवलप्ड, एग्जैक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या क्या पॉइंटर्स आप बता सकते हैं। तो ये सब पॉइंटर्स देखे, मैन्युफैक्चरिंग है, एचडीआई है, फाइनेंशियल सिस्टम है, फॉर्मलाइजेशन है, तो ये सब मैंने उनको वहाँ पे बताया क्योंकि ये मेरे फ्रंट पेज पे ही लिखा था। बहुत बढ़िया, तो ये चीज़ें ये काम आती है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सेशन के एंड में सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो आप पढ़ रहे हैं ना उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए आपको अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके नोट्स बना के रिवाइज कर करके एग्जाम में जाना पड़ेगा। एंड कमल, बहुत अच्छा लगा आपके नोट्स देख के। थैंक यू सर। और हर बार, पिछली बार रोहित थे, इस बार कमल हैं, हर बार कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत कुछ करने को हैं और हम शायद उस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं जितना हम सोच रहे हैं। तो कमल, बहुत बढ़िया आपके नोट्स हैं, आपने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। एंड दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोगों को भी यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए और एक्सक्यूजेस को साइड में रख के मेहनत करके इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।